हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यह क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इट मीन्स दैट स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है द टिश्यू। टिश्यू इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, यानी टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है जिसका ओरिजिन सेम होता है। यानी जो सेल होते हैं उसका ओरिजिन सेम होता है और वो सेल कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और वह सेल कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे ही टिश्यू कहा जाता है। और जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से बने होते हैं, जैसा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम, वर्ड मेरिस्टेम इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ डिवाइडेड, यानी जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है उसे ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब होता है डिवाइड। यानी यह जो टिश्यू होती है यह रेगुलर डिवाइड करती रहती है। द मेरिस्टेम्स विच ऑकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। यानी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है यह प्लांट्स के रूट या और टिप्स पे प्रेजेंट होती है, जो कंटिन्यूअस प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करती रहती है। उसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेलरी बर्ड। यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअस डिवाइड करती है तो स्टेम का इलोंगेशन होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ऑब्जर्व करें तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक के साथ लीफ प्राइमोडियम का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है, क्योंकि बाद में यही लीफ प्राइमोडियल लीफ का फॉर्मेशन करती है और यह लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस में एपिकल मेरिस्टेमेटिक की कुछ सेल पीछे रह जाती हैं, लेफ्ट ओवर रह जाती है। यही सेल इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक या फिर एक्सेलरी बर्ड का फॉर्मेशन करती है। यदि हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक को एब्जॉर्ब करें तो यह मैच्योर टिश्यू के बीच में होती है। दे ऑकर इन ग्रास एंड जनरेटेड पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हार्बीवोर्स। यानी जब हार्बीवोर्स उस ग्रास को ग्रेजिंग कर लेते हैं तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो बचा रहता है मैच्योर टिश्यू के बीच में, यहीं फिर से रीजनरेट करता है और फिर से वह कंप्लीट स्टेम का फॉर्मेशन करता है। अदरवाइज जो मेरिस्टेमेटिक होती हैं एपिक्स पे होती है, अगर कोई हार्बीवोर्स आया तो इसे ग्रेजिंग कर लिया, इस पार्ट को ग्रेजिंग कर लिया, तो फिर ये पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक का जो एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक होती है वो इस मैच्योर के बीच में रह जाती है और यहीं फाइनली डेवलप करती है, यानी आफ्टर ग्रेजिंग। बोथ एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। यानी जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक दोनों होती है वो प्राइमरी ही मेरिस्टेमेटिक होती है, यानी इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे लेफ्ट ओवर हो जाती है। बिकॉज दे अपीयर इन अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्योंकि ये दोनों का फंक्शन सेम होता है, इस पहले दोनों साथ ही में ओरिजिन होती है और यह दोनों सेम फंक्शन ही परफॉर्म करती हैं। यह आफ्टर ग्रेजिंग करती है या फिर इन केस कोई एनिमल्स हार्म कर दिया या फिर अदर वे से कोई हार्म हो गया एट टॉप लेवल, तो फिर ये डेवलप हो जाती है। द मेरिस्टेमेटिक दैट ऑकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristematic, is called secondary or later meristem। ऐसे मेरिस्टेमेटिक जो रूट या फिर शूट दोनों में वुडी पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसे सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम
कहा जाता है। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, fascicular cambium, interfascicular cambium and core cambium are example of lateral meristem. These are responsible for producing the secondary tissue. यदि हम कोर कैम्बियम को एब्जॉर्ब करें तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में अलाइन होती हैं। यदि हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम इसे एब्जॉर्ब करें तो ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में अलाइन होती हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों को एब्जॉर्ब करें तो हम पाते हैं कि कोर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक का एग्जाम्पल हैं। लेकिन फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम को हम एब्जॉर्ब करें तो यह लेटरल किस्म की मेरिस्टेम है, लेकिन ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक नहीं बल्कि यह प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक का एग्जाम्पल है। हम यह कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो होती हैं वो लेटरल मेरिस्टेम भी होती हैं। पैरेन्काइमा फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गेन, यानी जो पैरेन्काइमा होती है वो ऑर्गेन का मेजर कंपोनेंट होती हैं प्लांट्स के अंदर। द सेल ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमीटर, जो पैरेन्काइमा की सेल होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं ड्यू टू स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। यानी जब ये सेल राउंड हो जाती है या फिर पॉलीगोनल शेप में हो जाती है, इसी के कारण जो पैरेन्काइमा की सेल होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक हो जाती है। देयर वाल आर थिक एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी जो वाल होती है, इस पैरेन्काइमा की जो वाल होती है वो थिक होती है और यह पैरेन्काइमा की दे में आइदर क्लोज पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। यह कभी कभी क्लोजली पैक्ड हो जाती है या फिर कभी कभी इन दो सेल को बीच में कुछ स्पेस छूट जाता है जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। दी पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक photosynthesis, storage and secretion. Due to a pigment like chlorophyll, it do photosynthesis, यानी क्लोरोफिल होने के कारण यह फोटोसिंथेसिस करती है और यह स्टोरेज भी करती है, फूड का स्टोरेज भी करती है और यह सिक्रीशन भी करती है। तो पैरेन्काइमा की 3 फंक्शन होती है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये, जो स्टोरेज, सिक्रेशन और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है प्लांट्स को। यदि हम कोलेनकाइमा की बात करें तो यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ग्रोइंग प्लांट्स को, यानी जब प्लांट्स ग्रोथ कर रहे होते हैं तो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कोलेनकाइमा। ठीक है, और यह जैसे कि यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ, जब यंग स्टेम डेवलप कर रही होती है यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक की हेल्प से जब यह ग्रो कर रही होती है तो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जब इंटरकैलरी से पेटियोल ऑफ लीफ जनरेट हो रही होती है यानी डेवलप हो रही होती है तो उस समय कोलेनकाइमा ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल with thick and lignified cell wall having few or numerous pits. एनसीईआरटी के इस लाइन को एब्जॉर्ब करें तो हमें यह पता चलता है कि स्क्लेरेनकाइमा जो होती है वो लॉन्ग नैरो सेल वॉल की बनी होती है विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू न्यूमरस पीट, और उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो वुडी टाइप होती है, यानी वो वुड में मॉडिफाइड होती है और उसके अंदर काफ़ी पतले पतले पिट्स भी होते हैं और यह काफ़ी थिक वाल से बनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी आइदर फाइबर और स्क्लेरॉइड्स। यदि स्क्लेरेनकाइमा के फॉर्म, स्ट्रक्चर और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर इन्हें डिवाइड करें तो यह 2 प्रकार की होती है। पहला फाइबर और जो सेकेंड होती है स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड मीन्स हार्ड, यह हार्ड होती है ड्यू टू अ लिग्निफाइड सेल वॉल प्रेजेंट इन
Sclerenchyma. Sclerenchyma commonly found in fruit, just like wall of nut, pulp of fruit like guava, pea, and sapota, seeds, coat of legumes and leaf of tea. Wall of nut जो होता है वो एक्चुअली हार्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्क्लेरेनकाइमा, और एस्क्लेरेनकाइमा में लेग्यूम्स प्रेजेंट होती है, इसलिए जो वाल ऑफ नट होता है वो हार्ड होता है। और पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर्स, जो गुआवा होती है जब वो कच्चा होती है तो उसमें थोड़ा हार्डनेस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूम, एंड सीड्स कोट ऑफ लेग्यूम्स ऑफ लीफ एंड टी, और जो सीड्स का जो कोट होती है वो भी हार्ड होती है, यानी जो सीड्स का जो कोट होती है उसमें भी एस्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। वालनट होती है उसमें भी एस्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, या फिर पल्प ऑफ फ्रूट जैसे गुआवा, पियर्स एंड एस्पोर्ट होता है उसमें भी लेग्यूम्स पाया जाता है, एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। सिंपल टिश्यू के बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो यह मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनी होती है, और यह यूनिट वर्क को सारे सेल साथ में मिलकर वर्क करती है। यदि हम बात करें जाइलम की, तो हमें दो ऑर्गन्स मिलता है, ट्रैकियार्ड और वेसल। ट्रैकियार्ड जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल होता है, और यह काफी थिक होता है एंड लिग्निफाइड वाल होता है। एट द एंड ऑफ ट्रैकियार्ड यह टेपरिंग होता है, और कोई भी सेल वाल नहीं होती है, और यह डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। वेसल की बात करें तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यह एंजियोस्पर्म का यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जाइलम और वेसल ये दोनों ही थिक और इलोंगेटेड होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जाइलम फाइबर का निर्माण होता है, इसलिए जाइलम भी हाईली थिक वाल एंड ऑब्लिगेटरी सेंट्रल लूमेन होता है। इसके अंदर काफ़ी खाली सा जगह होता है जिससे वाटर का फ्लो हो सके, और यह जाइलम फाइबर डेड होता है। हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, तो यह लिविंग और थिन वाल्ड होता है। Xylem parenchyma store food materials in form of starch or fat and other substance like tannins. Parenchyma फूड को स्टोर करता है, और स्टार्च और फैट को भी स्टोर करता है, और अदर सब्सटेंस को भी यह स्टोर करता है। यानी जाइलम फाइबर जो होता है वो कंडक्शन में हेल्प करता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, और यह फूड को स्टोरेज में हेल्प करता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो यह फूड को ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, यह फूड को हर एक प्लांट के पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। फ्लोएम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो होता है सीप ट्यूब एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जो आपको नेक्स्ट पेज नंबर 88 पे मिल जाएगा। हैव एल्बुमिनस एंड सीप सेल। जिम्नोस्पर्म्स के पास एल्बुमिनस सेल और सीप सेल होते हैं। एल्बुमिनस सेल वो सेल होते हैं जो सीप सेल से कनेक्टेड होते हैं, और यह स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल होते हैं। सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग एंड tube-like structure arranged longitudinally and are associated with companion cell। अगर हम सीप ट्यूब की बात करें तो यह लॉन्ग स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होती है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंज्ड होती है विथ कंपेनियन सेल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यह कंपेनियन सेल के पास में होती है। यह कंपेनियन सेल से अटैच्ड होती है। Their end wall are perforated in a sieve tube manner to form a sieve plate. A mature sieve tube elements possess a peripheral cytoplasm and a large vascular but lack nucleus। अगर हम सीप ट्यूब एलिमेंट्स की बात करें तो यह डीन्यूक्लिएटेड किस्म की होती है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल की हेल्प लेनी पड़ती है, जो इसके पास अवेलेबल होती है। इन दोनों के बीच में पिट फील्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब के बीच में
पीट का फॉर्मेशन होता है। पीट फील्ड वो एरिया है जहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल थिक हो जाती है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे काफ़ी थिक है और यहाँ पे पीट जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे थिन है और यहीं थिन हो जाती है और यह प्लाज्मोडेस्माटा का ट्रैवल करने लगती है। इन्हीं सिव ट्यूब की मदद से जो कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है और सिव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है वह यहीं से कंट्रोल होता है, क्योंकि सिव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो कंपेनियन सेल ही हेल्प करती है सिव ट्यूब को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होती है और यह डी न्यूक्लिएटेड होती है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होती है और इसी न्यूक्लियस से सिव ट्यूब का हेल्प होता है। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सिव ट्यूब। अगर हम बात करें कंपेनियन सेल की तो यह प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करती है। अगर सिव ट्यूब में कोई प्रेशर आ गया तो इसे भी यह मेंटेन करती है। नेक्स्ट, फ्लूएम पैरेन्काइमा store food materials and other substance like resins, latex and mucilage। फ्लूएम पैरेन्काइमा जो होती है वो फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ रेसिन, लेटेक्स या फिर म्यूसिलेज के फॉर्म में। फ्लूएम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल। फ्लूएम फाइबर जो होती है वो बेस्ट फाइबर होती है और वह स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लूएम और यह प्राइमरी फ्लूएम में एब्सेंट होती है, यह सेकेंडरी फ्लूएम में ही बनती है। द सेल वॉल ऑफ फ्लूएम फाइबर इज क्वाइट थिक। जो सेल वॉल होती है फ्लूएम फाइबर की वो काफ़ी थिक होती है, यानी काफ़ी मोटी होती है। एट मैच्योरिटी दिस फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। और यह जब मैच्योर हो जाती है तो यह अपनी प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देती है और यह डेड हो जाती है। प्राइमरी फ्लूएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सिव ट्यूब एंड इज रेफर्ड टू एज प्लाज्मोफ्लूएम एंड द लेटर फॉर्म फ्लूएम हैज बिगर सिव ट्यूब एंड रेफर्ड एज मेटाफ्लूएम। अगर हम एनसीईआरटी की इस लाइन को एब्जॉर्व करें तो हमें पता चलता है कि जो प्रोटोफ्लूएम होती है उसके पास नैरो सिव ट्यूब होता है और जो मेटाफ्लूएम होती है उसके पास बिगर सिव ट्यूब होता है। अगर हम बात करें एपिथेलियम टिश्यू की तो एपिडर्मल सेल आर पैरेन्काइमा विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वॉक्यूल। एपिडर्मल सेल की बात करें तो यह पैरेन्काइमेटस होते हैं और यह स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और लार्ज वॉक्यूल के साथ होते हैं, यानी एपिडर्मल सेल के साथ यह लार्ज वॉक्यूल और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी होते हैं। अगर हम स्टोमाटा को एब्जॉर्ब करें तो हमें यह बीन शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। अगर हम ग्रास के अंदर इसे एब्जॉर्ब करें तो यह कुछ डम्प बेल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। द स्टोमाटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमाटल अपर्चर। यदि हम इन सारे एब्जॉर्ब करें तो जैसे कि स्टोमाटल अपर्चर यानी स्टोमाटल जो पोर होती हैं या फिर स्टोमाटल जो गार्ड सेल होती हैं या फिर सब्सिडरी सेल होती हैं, इन सबको मिलाकर हम इन्हें स्टोमाटल apparatus कहते हैं। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। जो रूट हेयर पाया जाता है रूट के अंदर
वो यूनिसेलुलर होती है, जो काफ़ी इलोंगेटेड होती है, विथ इपीडर्मल सेल, यानी रूट हेयर का जो सेल होते हैं वो इपीडर्मल इन नेचर होती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने या फिर मिनरल को एब्जॉर्ब करने या फिर सॉइल को होल्ड करने या फिर सॉइल से ये सब वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पेज नंबर 89, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। All tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue. लिप्स में ग्राउंड टिश्यू के ऊतक में पतली दीवारों वाली क्लोरोफिल होती है, जिसमें सेल भी होती है, उसे मीजोफिल कहा जाता है। यदि हम डाइकोटिलेडन शीट की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी पतली और काफ़ी स्मॉल एक पीच होती है। The pith is small or inconspicuous. There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. इसके अंदर 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम का पैचेज होता है। Later a cambium ring develop between the xylem and phloem. और जो लेटर यानी बाद में, यानी प्राइमरी ग्रोथ के बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ आती है उस समय एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिसे कैम्बियम रिंग कहा जाता है, और यह रिंग जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के बीच में डेवलप होती है। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडनस स्टेम सो दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। जैसा कि आपको पता होगा कि एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर लेयर होती है, ठीक उसी तरह डाइकोटिलेडनस जो स्टेम होती है उसके आउटर जो मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो भी एपिडर्मिस ही होती है, और जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो इंडोडर्मिस होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है और जो इनर जो लेयर है इंडोडर्मिस है। और यह सिर्फ डाइकोटिलेडन के साथ ही नहीं होता है, यह मोनोकोटिलेडन के साथ भी होता है। इसके जो आउटर लेयर होती है वो भी एपिडर्मिस होती है, और जो इनर लेयर होती है वो इंडोडर्मिस ही होती है। यदि हम मोनोकोटिलेडनस स्टेम की बात करें तो यह लार्ज मात्रा में स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल लिए होता है। वास्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, यानी जो वास्कुलर बंडल होती है वो स्कैटर्ड होती है इन पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू के अंदर। ईच वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। जो प्रत्येक वास्कुलर बंडल होती है वो सराउंड होती है स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ के द्वारा। वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। जो वास्कुलर बंडल होती है वो कंजॉइंट एंड क्लोज्ड होती है। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल होती है वो जनरली स्मॉल होती है एज कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड। The fluent parenchyma is absent and water containing cavity are present within the vascular bundle। यानी जो फ्लूएम पैरेन्काइमा होती है वो इनमें एब्सेंट होती है, एंड वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि वास्कुलर बंडल में होती है। यानी वास्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडनस लीफ की, यानी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोटिलेडनस लीफ को, जिसे आइसोबिलेटरल लीफ भी कहा जाता है, और मीजोफिल इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। द मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यानी जो मोनोकोटिलेडनस जो लीफ होती है उनके अंदर जो मीजोफिल होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल अलोंग द वेन मॉडिफाइड देमसेल्फ
into large empty colorless cell. These cell are called bulliform cell. यानी जो एपिकल एपिडर्मिस होती है वो मॉडिफाइड कर लेती है. The parallel venation of monocot leaves is reflected in the near similar size of vascular bundle, except in main vein as seen in vertical section of leaf. यानी जो पैरेलल वेनेशन होता है वो सिर्फ मोनोकोटिलिडन में ही पाया जाता है. उसके लीफ में, मोनोकोटिलिडनस लीफ में यह पाया जाता है, जिसका जो साइज होता है वो सिमिलर टू वस्कुलर बंडल के तरह होता है. ठीक है. और यह मेन जो होता है वेन उसमें नहीं होता है. NCERT पेज नंबर 95. एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग. Some place the cambium form a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction. These are secondary medullary rays. NCERT की इस लाइन को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. जो कैम्बियम रिंग होती है वह फॉर्म करती है नैरो बैंड्स का, वो भी पैरेन्काइमा सेल में. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कैम्बियम रिंग है और इस जो रिंग में ये जो आउटर रेड कलर का जो रिंग है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है जो पास कर रही है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लूएम से इन दी रेडियल डायरेक्शन में, यानी ये भी रेडियल डायरेक्शन में पास कर रही है और इसे ही मेडुलरी रे कहा जाता है. इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर. इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज very active and produce a large number of auxiliary elements having vessel with wider cavities. The wood formed during this season is called spring wood and early wood. In winter, the cambium is less active and form few auxiliary have narrow vessel, and this wood is called autumn wood or late wood. Spring wood is lighter in color and have lower density, whereas the autumn wood is darker and has higher density. Most important line. NCERT की इस पैराग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह कहना चाहती है कि यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट की बात चल रही है कि हमें पूरे ईयर में 4 सीजन देखने को मिलती है. इस 4 सीजन में जो स्प्रिंग और समर सीजन होते हैं उसमें हमें फेवरेबल टाइम होता है, जहाँ पर शूटिंग हो रही होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, टेम्परेचर फेवरेबल होता है. नेक्स्ट जो है ऑटम और विंटर, यह अनफेवरेबल टाइम होता है जिसमें लीफ फॉल हो रही होती है. बट विंटर आने के साथ ही टेम्परेचर में हमें कमी देखने को भी मिलती है, यानी कंडीशन अनफेवरेबल हो रहा होता है और यह अनफेवरेबल होता है. इन केस ऑफ स्प्रिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, नई नई सूट आ रही होती है. तो यहाँ पर अवेलेबल जो कैम्बियम है जो कि इंटर और इंट्रावस्कुलर कैम्बियम से मिलकर बनी हुई है, जो अंदर की ओर जाइलम का फॉर्मेशन करती है और बाहर की ओर फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है. अब यहाँ पर पहले तो अंदर की ओर ज़्यादा ब्रॉड लूमेन लिए हुए वेसल का फॉर्मेशन कर रही होती है, जिसे स्प्रिंग वुड कहा जाता है. लेकिन जैसे ही ऑटम सीजन आता है तो ये वस्कुलर कैम्बियम जो आप ब्लू लाइन से देख सकते हैं यहाँ पे, उसे आप एब्जॉर्व कर सकते हैं. ये वस्कुलर कैम्बियम अब नैरो वेसल लिए हुए जाइलम का फॉर्मेशन करती है. इट इज रेफर्ड एज ऑटम वुड. द वुड इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड. पहले जो बना था उसका स्प्रिंग या फिर अर्ली वुड कहा गया था, लेकिन
In winter, the cambium is less active and form few auxiliary elements that have narrow vessel and have wood is called autumn wood और late wood। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्प्रिंग वुड का जो फॉर्मेशन हुआ था उसकी तुलना में ऑटम वुड काफ़ी ही कम मात्रा में बना है, क्योंकि कंडीशन जो था ऑटम का वो अनफेवरेबल था। और आपको यहाँ पे नैरो वेसल भी ऑब्जर्व हो रही होगी। दिस वुड इज कॉल्ड कलेक्टिवली स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड। पूरे साल में एक ईयर में फॉर्मेशन हुआ तो कलेक्टिवली वन एनुअल रिंग इसे कहते हैं, यानी वन एनुअल रिंग ये हुआ जैसे कि स्प्रिंग प्लस ऑटम, तो यह वन एनुअल रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन्हीं एनुअल रिंग को हम काउंट करके यह पता कर सकते हैं कि प्लांट की एज क्या हो रही है। यह एस्टिमेशन है विच इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब हम बात करते हैं हार्डवुड एंड सैपवुड के बारे में। In old tree, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compound like tannins, resins, oil, gums, aromatic substance, and essential oil in the center or innermost layer of the stem. These substances make it hard, durable, and resistant to the attack of microorganism and insect. This region compress dead element with highly lignified wall and is called heartwood. The heartwood does not conduct water but it give mechanical support to the stem. Peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and known as sapwood. It is involved in conduction of water and minerals from root to leaf. यदि हम ओल्ड ट्री की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम होती है वो हमें काफ़ी हद तक ब्राउन कलर में दिखेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो सेकेंडरी जाइलम है वो हमें ब्राउन कलर में ही दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम दिया हुआ है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे डिपॉजिट हुए होते हैं और यह सिर्फ सेंट्रली ही डिपॉजिट होते हैं, इसलिए यह हार्ड भी होता चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेनिन है, रेसिन है, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस भी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिपॉजिट होने के कारण यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हार्ड हो जाता है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी इंक्रीज हो जाती है और यह रेसिस्टेंस हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। और यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट भी वहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, जिसको हम लोग हिंदी में खोर भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो भी डिपॉजिट होते हैं वो डेड होते हैं, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये लिग्निफाइड होते हैं, हाईली लिग्निफाइड होते हैं। यह यहाँ पे हाईली लिग्निफाइड वाल होते हैं और इसलिए हम इसे हार्ड वुड कहते हैं। यह काफ़ी कम्पैक्ट पैक होता है जिसके चलते यह वाटर को और ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक्चुअली डेड मटेरियल ट्रांसफर करते हैं बट यहाँ पे काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी कम्पैक्ट पैक हो जाता है जिसके चलते यह वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है और यह सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट में ही हेल्प करता है प्लांट्स के। एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को चलिए हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यह एनसीईआरटी की पैराग्राफ कहने का चाहता है। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व करें, यानी जो प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है उसे हम ऑब्जर्व करें, तो ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम बनेगी जो कि अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फ्लोएम का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है। इस तरह यहाँ पे एनिमल रिंग बनेंगी कुछ ईयर के बाद, यानी 1 ईयर के बाद यहाँ पे एक एनिमल रिंग बनेगी। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम देख पाते हैं कि टिश्यू बन गया है। टिश्यू की बन जाने की वजह से अंदर बने हुए टिश्यू पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, यानी आउटर मोस्ट जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसके चलते अंदर प्रेशर क्रिएट होता है
जिसके चलते जो टिश्यू होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होने लगते हैं। इस प्रेशर का इम्पैक्ट जाइलम और जाइलम एलिमेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि जो जाइलम होती है वो अंदर साइड होती है और फ्लोएम जो होती है वो बाहर साइड होती है, जो पैरेन्काइमा वेसल को सराउंड करती है और अंदर की ओर वेसल में प्रोजेक्ट करके डायलेशन का फॉर्मेशन भी करती है। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक का डिपोजिशन होने से यह काफी हद तक हार्ड हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे एसेंस ऑफ सेप का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन इन्हीं कंपाउंड के डिपोजिशन हो जाने की वजह से हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एरिया है वो डार्क कलर का हो जाता है एज कंपेयर टू नेबरिंग सेल, यानी ये जो नेबरिंग सेल है इसके कंपेयर में ये जो एरिया होता है वो डार्क कलर का हो जाता है। और इस सराउंडिंग नेबरिंग एरिया को हम सैप वुड कहते हैं, जो फंक्शनल यूनिट होता है, यानी ये फंक्शनल होता है, ये हार्ड नहीं होता है और ना ही डेड होता है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये जो एरिया है वो काफ़ी हद तक वो ब्राउन हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। और जो ये फाइनल लास्ट जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, मतलब उतना नहीं पर सॉफ्ट होता है और यह फंक्शनल भी होता है। अगर हम बात करें इस सेंट्रल एरिया की, तो यह कमर्शियली काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यह मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी लेक्चर को लास्ट अटेंड कर सके। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो एनसीईआरटी की समरी को एक बार रीड करके जाए, जैसे कि नीट हो गया या फिर आप सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आप समरी को ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आती है। आज की क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो एनसीईआरटी की पॉइंट है यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ।